नमस्कार। ये चल क्या रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में? 40 सुनवाई के बावजूद रेगुलर बेल के मामले में कोई फैसला नहीं। तारीख पे तारीख एडजॉर्नमेंट और मामला अटका हुआ है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्थापित और साबित कर दिया है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये मामला है दिल्ली लिक्कर स्कैम का, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे नेता फंसे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल इंटरिम जमानत पे बाहर हैं और उसको लेकर के राजनीतिक फुटबॉल खेली जा रही है। लेकिन इस सब के बीच में जो फंसा हुआ है वो है आम आदमी की लिबर्टी का अधिकार, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर टिप्पणी की है और फिर स्पष्ट कर दिया है कि कानून के गलियारों में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये मामला है अमनदीप सिंह ढल का, बिजनेसमैन है। दिल्ली लिक्कर स्कैम में ये भी एक अभियुक्त हैं। 11 महीने से 40 बार सुनवाई हो चुकी है, 40 बार तारीखें पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी रेगुलर बेल पे कोई फैसला नहीं हुआ। आज कपिल सिब्बल जी ने, जो अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं, आज ये मामला जस्टिस गवई और जस्टिस मेहता की बेंच के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ इतना दे दीजिए, इतना कर दीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट छुट्टियों से पहले इस मामले में मई में इस पर फैसला ले लें, क्योंकि एडजॉर्न करके जो तारीख इस मामले में पड़ी थी वो जुलाई की थी, छुट्टियां हो जाएंगी। तो जब गवई साहब ने उस मामले को देखा और उसके बाद उन्होंने कमेंट किए कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, अपना डिस्प्लेजर सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया। कितना बड़ा कमेंट है, कितनी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दिल्ली हाई कोर्ट को, और उसके बाद उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा कि इसको आप वेकेशन से पहले इस पर डिसाइड कीजिए, इसको डिकोड कीजिए। और उनके कमेंट हैं कि पर्सनल लिबर्टी में एक एक दिन का, अगर बात पर्सनल लिबर्टी की हो तो एक एक दिन काउंट करता है। मतलब आप सोचिए, आम आदमी को तो पता नहीं चलती ना ये सब चीज़ें, उतनी स्थिति नहीं है, हैसियत ही नहीं। ट्रायल कोर्ट से, स्पेशल कोर्ट से बहुत हो गया तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में 40 सुनवाई। इस बीच में होता रहे, नरेटिव बनता रहे, आपका करेक्टर असैसिनेशन, आपका काम धाम, परिवार, इमोशनल, फिजिकल, बिजनेस, रेपुटेशन सब गई। उसकी रिकवरी तो कुछ है नहीं। बिरला कोई होगा जो पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे भी अगर भाग्यशाली होगा, उसको सही वकील, उसकी हैसियत हो, उसका भाग्य हो, मिल जाए, तो फिर बेंच सही मिलनी चाहिए, उसके बाद तथ्य सही होने चाहिए, तब जा करके कहीं है। तो यही हो रहा है। तो ये एक बार और इसका खुलासा हुआ है कि क्या चल रहा है। और ये जो अघोषित आपातकाल वाली बातें घूम रही है ना, उसी का प्रमाण है ये। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उसी का क्लियर सिंबल है ये, उसी का क्लियर प्रतीक है, और जिसके बारे में जनता को जागरूक होना पड़ेगा। एक तरफ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ जी, जो ब्राज़ील से दिल्ली आते वक्त, यहाँ से दिल्ली ब्राज़ील जाते वक्त इंटरनेट में, अब हमारे देश की तो फ्लाइटों में इंटरनेट है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय है, उसमें इंटरनेट मिल जाता है। तो इंटरनेट का सहारा लेके वो ये बात बता रहे हैं लोगों को कि उनको गुजरात वाला जो जजमेंट था, गुजरात हाई कोर्ट ने जुडिशल अपॉइंटमेंट को लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल की उनका जो कोटा है 65% का, उसके बारे में जजमेंट था। तो उन्होंने उसको बताया कि उन्होंने कैसे इंटरनेट का सहारा लेके 35-40 या जितने हज़ार स्क्वायर फीट की ऊंचाई पे जहाज था, तो वहाँ इंटरनेट से उन्होंने अपने साथी जज मनोज कुमार मिश्रा जी और JB पारदीवाला थे, उनसे कांटेक्ट करके ड्राफ्ट एक्सचेंज किया। और चूंकि जजमेंट उनको टाइम पे डिलीवर करना था, तो उन्होंने उसको किया। तो दो बातें उन्होंने बताई, एक टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया, और दूसरा जजों की ज़िंदगी में छुट्टी भी नहीं है, यानी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ भी आप जजमेंट राइट कर रहे हैं। पर उन्होंने उससे बड़ी चीज़ कही, जो मैसेज है कि उनको जजमेंट टाइम पे देना था। और यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, लटकाया हुआ है। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्लेजर। लेकिन अब ये बात है कि इसके लिए आपको वकील चाहिए, कद्दावर कपिल सिब्बल जैसा, जिसकी कन्विक्शन हो, जो मजबूती से अपनी बात रख सके बिना ये
चिंता किए कि क्या आरोप लगेंगे और क्या क्या आरोप नहीं लगेंगे। जो राजनीति है वो तो आपके सामने ही है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है कानून का जो मूल सिद्धांत है, न्याय का, इंसाफ का, वो तो ऊपर रहना चाहिए ना। तो ये बताना, ये उस बात का कंफर्मेशन है कि क्या कुछ चल रहा है। बाकी आप इंदिरा जयसिंह जी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, उनका इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल है उसको पढ़िए, बेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। और अब अगर ये जो कमेंट है ना ये ट्रांसलेट भी हो एक्शन में, क्योंकि लोगों की जिज्ञासा ये भी है कि कमेंट तो हम रोज़ सुनते हैं, कमेंट तो हमें मिल जाते हैं, हमें उम्मीद जग जाती है, लेकिन क्या जो लोग जानबूझकर सिस्टम के लूप होल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एजेंडा के लिए, या तो उस एजेंडा के कैरियर हैं, उस एजेंडा के फॉलोअर हैं, या उस एजेंडा में ट्रैप्ड हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, दबाव हो, इंटरेस्ट हो, या उसको आप यूज कर रहे हो किसी पोस्ट रिटायरमेंट पर्पस के लिए, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। जैसे कलकत्ता में हमने एक बानगी देखी कि जज साहब उतर गए सीधे 48 घंटे में चुनाव लड़ने, उनका भी मामला है अभी, अब उन पर भी मुकदमा हुआ। जब राजनीति में आया ना तो उनको समझ में आया जमीनी राजनीति क्या है। मैं बात कर रहा हूँ अभिजीत भट्टाचार्य जी की, जो लड़ रहे हैं वहाँ तमलुक से चुनाव वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। बड़े जोशीले, बड़े जुझारू, बड़े क्रांतिकारी किस्म के जज साहब हैं वो। पहले वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में सिलेक्ट हुए थे, फिर वहाँ से छोड़ दी नौकरी उन्होंने करप्शन के, मतलब ऐसा उनका दावा है कि करप्शन की वजह से उनको बड़ा क्रांति थी उनके अंदर, छोड़ दी और वकील बन गए। वकील बनने के बाद उनको हाल ही में 4-5 साल पहले ही वो एलिवेट हुए थे, और अभी उनके कुछ ही महीने बचे थे तो वो ममता बनर्जी की सरकार के भ्रष्टाचार के जो मामले उनकी अदालत में आए थे उनका फैसला करते करते वो इतने ज़्यादा उद्वेलित हो गए, उनको लगा कि नहीं मैं सीधे ज़मीन पे उतर के करूँगा। अदालत के अंदर जो उनको लगा कि उनके ऊपर प्रोटोकॉल्स हैं उससे बात बन नहीं रही, तो उतर गए, कानून वानून एक तरफ रख के, नियम कायदे उतर गए। अब उन पे हो गई FIR। रैली थी उसी जजमेंट के अगेंस्ट रैली थी जो उन्होंने दिया था टीचर भर्ती घोटाला का, तो वहाँ रैली में मारपीट का और ये मामला दर्ज हो गया कि उन्होंने जान से मारने का, अटेम्प्ट टू मर्डर वाला इस टाइप का कुछ FIR उनके ऊपर हुई है, संगीन धाराएं हैं। तो उस FIR पे उसके खिलाफ वो पहुंचे कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो एक जज साहब ने रिक्लूज कर लिया। खैर जो दूसरे चीफ जस्टिस थे उन्होंने फिर किसी दूसरे को भेजा उसको, तो वो उनको वहाँ केजरीवाल साहब वाला जो जजमेंट अभी आया था इंटरिम रिलीफ का, उसी का हवाला देते हुए उनको वहाँ पे फिलहाल उस FIR से अभी उन पर तत्कालिक रोक लग गई है। FIR मतलब नहीं होगी, उस पर अभी स्टे मिल गया है क्योंकि वो पॉलिटिकल उसमें उतरे हैं। तो ये तो स्थितियां हैं। अब उन जज साहब को पता चलेगा कि ज़मीन पर राजनीति जब करनी होती है तो क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। चलिए खैर देखते हैं, ये तो खुद ही सोच समझ के उतरे हैं, कानून के ज्ञाता हैं, तो वो तो मानसिक रूप से तैयार हैं और पढ़ाई के तौर पे भी तैयार हैं, वेल इक्विप्ड हैं लॉ के हिसाब से, तो मज़ा आएगा आगे चीज़ें जैसे बढ़ेंगी। लेकिन वापस लौटते हैं दिल्ली के मामले में, केजरीवाल जी के मामले में। अरविंद केजरीवाल की रेगुलर जो उन्होंने याचिका डाली थी कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, उसकी जो सुनवाई चल रही थी, आज उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब दोनों आर्ग्यूमेंट सुने, अपना जजमेंट सुरक्षित रख दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता जी की बेंच ने, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, पूरी आप समझिए, देखिए, अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, और जगह से देखिए, लाइव लॉ देखिए, बार एंड बेंच देखिए, और दूसरे लीगल पोर्टल्स हैं उनसे जानकारी लीजिए। तो आज अभिषेक मनु सिंघवी ने धुआंधार दलीलें दी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो पूरा बनाया हुआ था उसके एक तार एक तरीके से कहा जाए तो काटने में उन्हें सफलता मिली। जो ASG थे राजू साहब और हमारे तुषार मेहता जी, दोनों के बीच, मतलब अभिषेक मनु सिंघवी और उनके बीच में अच्छी तीखी बहस भी हुई उस पूरे मामले को लेकर। जब जस्टिस खन्ना ने उन्होंने जो टिप्पणियां की थी, उसके बाद कल ही की तो बात है, कल ही जो सब टिप्पणियां की थी उससे समझ में आ गया था कि झोल काफ़ी है और आज बताना मुश्किल हो रहा था। मोटे तौर पे तकनीकी बातें तो बहुत सारी बताई जा सकती हैं, मैं सारी बात आपको एक एक करके बता सकता हूँ, लेकिन जो मोटी बात सबसे पहले समझ लीजिए वो ये है कि स्टेट बिल्कुल नहीं चाहता, ना स्टेट के मन में कोई रेस्पेक्ट है सिटीजन के लिए। वो सिटीजन आरोपी हो सकता है, वो सिटीजन दोषी हो सकता है, वो सिटीजन कैदी हो सकता है, वो सिटीजन निर्दोष हो सकता है। कानून में सारी उसके अधिकारों की व्याख्या है, हर चीज़ की व्याख्या है। अगर आप आरोपी हैं तो क्या है,
आप दोषी हैं तो क्या है। कल ही कपिल सिब्बल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि देश के कानून किन किन चीज़ों की इजाज़त देते हैं। यहाँ जो मामला है वो ये है कि बनाया जा रहा है केस कि एक मुख्यमंत्री वर्सेस आम आदमी। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री होने से क्या आम आदमी वाले अधिकार जो मिले हैं वो खत्म हो जाएंगे क्या? ये बहस तो अपनी जगह है ही कि प्रभावशाली होने की वजह से या बड़े ओहदे पर बैठने की वजह से क्या आम आदमी से ज़्यादा उनको मिलेगा, जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट कहा जा रहा है, जो प्रिविलेज की बात की जा रही है, वीआईपी कल्चर की बात है, वो तो सब जानते हैं। ये तो इतना क्लीशे है ना, इतना स्टीरियोटाइप है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कानून के मुतल्लिक बहस ये नहीं है। कानून के मुतल्लिक बहस ये है कि कानून क्या है, क्या उसका पालन हो रहा है, क्या जिन एजेंसीज को, जिन व्यक्तियों को, जिन अधिकारियों को उसके पालन का अधिकार दिया गया है, जिस भी रोल में है, वो आईओ हो सकते हैं, वो एएसजी हो सकते हैं, वो एसजी हो सकते हैं, वो दूसरी कोई एजेंसी हो सकती है जिसकी जिम्मेदारी है, उनको जो भी राइट मिले हैं वो उसी संविधान के अंदर मिले हैं ना। लेकिन वहां वो कह रहे नहीं, हम तय करेंगे, हम यानी हुकूमत यानी जो उसकी एजेंसी है वो तय करेंगी क्या करना है। और उसी की बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना के जो सवाल है, उन्होंने पूछा कि भाई आपके पास दोनों मटेरियल है। वो मटेरियल भी है जिसमें किसी एक व्यक्ति को, यहाँ वो एक व्यक्ति केजरीवाल है, कि केजरीवाल पर दोष मुक्त होने की और आरोपी होने की, ये दोषी होने की, दोनों तरह के मटेरियल अवेलेबल है। बहुत सारा मटेरियल होगा। मटेरियल क्या है कि भाई अमुक ने ये बोला, अमुक ने वो बोला, इसने ये आरोप लगाया, उसने वो आरोप लगाया, अनुमान है, सुनी हुई बातें हैं, ठीक है, या परसेप्शन है, या एजम्पशन है, कई बार सर्कमस्टेंशियल भी होता है। तो ये एक सेटअप हुआ है। लेकिन जो बयान जिनके आधार पर आप कह रहे हैं कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, उसको कंफर्म किया गया क्या? मटेरियल के साथ एविडेंस भी है क्या? मटेरियल और एविडेंस, तो उसमें उन्होंने बारीक विवेचना की कि भाई आपको समग्रता से देखना होगा ना गिरफ्तारी से पहले, कि जो मटेरियल है होलिस्टिकली उसको आप देखेंगे या केवल उसी मटेरियल को देखेंगे जिससे ये लगता हो कि ये आरोपी हो सकते हैं, उसको नहीं देखेंगे। अगर आपके पास 12 ऐसे मतलब सबूत कह लीजिए, या जानकारी कह लीजिए, दस्तावेज कह लीजिए, गवाह कह लीजिए, जो भी है, उन 12 में से अगर 8 ये कह रहे हैं कि नहीं है और 4 कह रहे हैं, तो आईओ 4 पर भरोसा करेगा या 8 पर भरोसा करेगा, या वो 12 के हिसाब से देखेगा? क्या करना चाहिए इसमें? सिद्धांत तो यही कहता है, और यही जस्टिस खन्ना ने कहा कि सिद्धांत तो यही कहता है, स्टैंडर्ड तो यही होना चाहिए कि आप दोनों को देखें। आप उसको भी देखें जिसमें केजरीवाल दोषी नहीं हो सकते हैं, जो मटेरियल हो, एविडेंस हो, और दोषी है वो। लेकिन आप गिरफ्तारी के लिए रीजन ऑफ अरेस्ट, आप मटेरियल की बात तो कर रहे हैं, पर रीजन ऑफ अरेस्ट और एविडेंस क्या है ये मानने के लिए कि वो दोषी हैं, जिसके आधार पर आपने गिरफ्तारी उचित समझी। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे 23 में। मनीष सिसोदिया को जब हाई कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया, तब से लेके और केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसके बीच में जो पूरा समय है वो लगभग 1.5 साल का समय है। उस 1.5 साल के समय में 9 समन की बात की गई है। पहले समन की तारीख और आखिरी समन की तारीख, जिसमें 21 मार्च को उनको आने के लिए कहा गया था, जिसमें उनको फिर निचली अदालत से रिलीफ नहीं मिला, प्री अरेस्ट वो नहीं मिला उनको जो उन्होंने मांगा। उसी तरह का मामला था जैसा कल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से आया था प्री अरेस्ट का, जिसमें कोई प्री अरेस्ट रिलीफ नहीं दिया गया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आया और कल वहाँ कहा गया कि आप बताएंगे, पहले लिखित में कारण बताएंगे। केजरीवाल के मामले में भी वही दलील आज घूमी और उसमें कई ऐसी चीज़ें निकली, लेकिन उसकी सुनवाई आप पूरी समझिए, देखिए, बहुत सारे पोर्टल्स पे उपलब्ध है एक एक वाक्य कि एएसजी ने क्या कहा, सिंघवी साहब ने क्या कहा, जस्टिस खन्ना ने क्या सवाल पूछे। उन सब का जो सारांश है वो ये निकल के आता है कि उन्होंने इन कारणों की विवेचना की सुप्रीम अदालत ने, कि जिससे ये पता चले कि जो दलील उनकी है सिंघवी साहब की कि इनकी गिरफ्तारी इल्लीगल है, पर्याप्त आधार नहीं है। उन्होंने वो सारे सवाल पूछे। 100 करोड़ की बात 45 करोड़ पे कैसे आ गई, 45 करोड़ के बाद वो 25 करोड़ पे कैसे हो गई, जिसका सब बात की जा रही है कि 25 करोड़ की ही बात है, और उसमें भी किसने दिए किसने लिए। एक बड़ी बात निकली कि गोवा में जो 7 स्टार होटल में रुके, उसका बिल
एक हवाला ऑपरेटर ने पिया, चरणप्रीत सिंह नाम उसका बताया जा रहा है, उसने पे किया। पूछा जज साहब ने, सिंघवी साहब से पूछा कि भाई क्या ऐसा हुआ, उन्होंने कहा नहीं, इसका तो पेमेंट जो है एनसीटी ने किया है, दिल्ली सरकार का विभाग है। तो उन्होंने, जज साहब ने और भी चीज़ें पूछी कि क्या क्या है, आप फाइल दिखलाइए, हम वो फाइल और वो डॉक्यूमेंट देखना चाहेंगे। एसजी और एएसजी भिड़ गए सिब्बल सिंघवी साहब से, अभिषेक मनु सिंघवी साहब से। उन्होंने दबा के, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी, पूरी तैयारी करके आए थे, एक एक करके उन्होंने, मतलब जितने भी आप मुहावरे इस्तेमाल होते हैं ना, कि धज्जियाँ उड़ा दी, चिंदियाँ उखाड़ दी, बखिया उधेड़ दी, तार तार कर दिया, सारे लागू हो सकते हैं, कोई सा भी आप अपनी पसंद का चुन लीजिए। इस तरह की जो आर्ग्यूमेंट हुए, उसमें जो पहली नज़र से आप एक समझ जाते हैं ना कि कौन भारी पड़ रहा है, किसके पास मजबूत तर्क है, वो दिखाई दे जाता है, वो समझ में आ जाता है। आप भले ही तकनीकी रूप से ना जानते हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे से, बताने के अंदाज से उचित समझ में आता है। जज साहब ने जब पूछा तो कई चीज़ें फाइल पे ही नहीं है। उन्होंने पूछा कि भाई आपने इसको फाइल पे एंट्री की है, फाइल पे लिखा है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं है। तो ऐसी कई लूपहोल्स उसमें निकली, और सिंघवी साहब ने लगाया आरोप कि भाई तब से लेके अब तक छुपा रहे थे आप, क्या वजह थी जो आपने फाइल पे नहीं किया, आप मीडिया के लिए लेके बैठे हैं, क्यों इसको सप्रेस किया गया? जो अगर आपके वजह, जब पूछा उन्होंने कि भाई आपके पास क्या एडिशनल मटेरियल है, जो इनकी दलील है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ऐसी एडिशनल कौन सी जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास इन 11 महीनों में या 12 महीनों में या 1.5 साल की जो अवधि थी, जब मनीष सिसोदिया का जजमेंट था, जब उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको रिलीफ नहीं दिया गया था, उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी, उनको नहीं किया गया था, तब से लेके केजरीवाल की गिरफ्तारी तक के बीच के अवधि में आपके पास नई ऐसी कौन सी चीज आई जिससे केजरीवाल की गिरफ्तारी बन गई या उसको सही साबित किया जा सके? उसकी आवश्यकता, वही सेम फैक्ट थे, वही सेम मटेरियल थे, वही सेम बयान थे। और फिर उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि जो शरद रेड्डी जिसकी बात कही जा रही है, एक विजय नायर जो कि अप्रूवर बन गया, शरद रेड्डी जो कि अप्रूवर बन गया, उसको बेल मिल गई जैसे ही उसने कमर दर्द की बात की कि बैक पेन है। तो सारी बातें यहां आई, और उनके आलोक में, उनकी दृष्टि में ये प्राइमा फेसाई माना जा सकता है कि ये बनाया गया मामला है। एक्शन ले लिया गया क्योंकि वो लेना था, अब उसको खांचे में फिट करने की बात हो रही है। बाकी जो डैमेज होना था वो तो हो ही गया। अब अगर मान लीजिए सुप्रीम अदालत ये निर्णय ले भी दे आज, 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लें, तो वो जो नुकसान हुआ है वो कौन लौटाएगा? वो कैसे वापस आएगा? उसमें जो सब कुछ हुआ, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी क्या? जो लोग इसमें शामिल थे, जो भी लोग इसका हिस्सा है, एसजी और एएसजी की तो मजबूरी है, उनकी तो ड्यूटी है कि उनको उनकी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें उनको बचाव करना है, उनको सरकार के पक्ष को रखना है, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें, इस पूरे प्लॉट में अगर ये पता चलता है कि गिरफ्तारी गलत हुई है, कानून सम्मत नहीं है, तो क्या रेमेडी क्या है? क्या कोई सजा नहीं मिलेगी? क्या किसी को उसमें इम्प्लीकेट नहीं किया जाएगा? ये ठीक है, बस बच गए और निकल गए और फिर प्रक्रिया जारी है। क्योंकि जो अगली सियासत है वो भी ये नहीं चाहती कि ये सुलझे कभी, क्योंकि कल वो आएंगे गद्दी में। जब वो गद्दी में आएंगे तो यही हथियार, यही औजार, यही एजेंसी और यही मामले उनके लिए भी प्रेसिडेंट्स बनेंगे। वो भी अपने राजनीतिक विरोधियों को हिसाब चुकता करेंगे, वो भी अब इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें तो पिछली बार भी हमने ये बात कही थी कि केजरीवाल और ये सब तो राजनीति के, चलिए बड़े वो हैं, मोहरे कह लीजिए या बड़ी स्टेक होल्डर कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी घात प्रतिघात में जो शिकार बनते हैं, जो कोलेटरल डैमेज होते हैं, उनके अधिकारों का क्या है? उनकी बात कौन करेगा? कितने ही ऐसे गुमनाम लोग हैं इसमें, कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है उसमें। तो कई लोग तो ऐसे होंगे ना जो खामोखा इस वारफेयर में, पॉलिटिकल वारफेयर में, जो सत्ता पक्ष और विरोधियों के बीच में चल रही है, सब अपना वो साधने के लिए, क्योंकि लोगों तक पहुंचाना है मैसेज। एक का मकसद है कि केजरीवाल को ये बताना कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पार्टी खड़ी हुई थी वो देखिए खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है। दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए वो कह रहे हैं कि जो पार्टी विद द डिफरेंस है, जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो देखिए किस तरह की चीजों में शामिल है। तो है तो यही ना। और इस्तेमाल हो रही हैं अदालतें, इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें लोगों के
हमारे आपके जैसे आम आदमी के जो राइट्स हैं, जिनकी बात संविधान करता है, जिन सेक्शंस की बात हो रही है, जिन एक्ट की बात हो रही है, धारा जो प्रिंसिपल्स हैं संविधान में लिखे हुए, जो मौलिक अधिकार में है, स्वतंत्रता कि व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए, उसको आप दोष साबित होने तक, सज़ा मिलने तक उसको आप करेक्टर असैसिनेशन नहीं करेंगे, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। वही सारी बातें हैं ना जिनको हम रोज़ पढ़ते हैं कानून के, उसमें के सेक्शन 22 टू 26, जिसमें सेक्शन 45, सेक्शन 19A, विजय मदन लाल चौधरी, पंकज बंसल, फिर उनकी इंटरप्रिटेशन है, वही सब है ना। तो उसमें अदालत ने एक एक करके पूछा कि भाई इस मामले में ये चीज़ आपने कंप्लाई की कि नहीं की, और कई ऐसे मौके आए जहां एएसजी की राय से या उनकी दलील से अदालत, संजीव खन्ना जी, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये आपकी समझ गलत है। अब ये चूँकि सुनवाई के दौरान हुई भी बातचीत है, अल्टीमेटली तो जब ये मामला मुकम्मल होगा, अब सुनवाई तो कंप्लीट हो गई, जजमेंट रिजर्व है, जब जजमेंट सामने आएगा तब फिर पता चलेगा कि जो सुनवाई के दौरान जितनी भी चीज़ें हमने सुनी और समझी, उनको जज साहब ने रिकॉर्ड पे क्या लिखा है, रिकॉर्ड पे क्या बात आई है। मोटे तौर पे हमारी समझ तो ये बनती है कि ईडी के चूँकि कल ही परकतरे गए हैं, उनको बोल दिया गया है कि अब गिरफ्तारी से पहले लिखित में रीज़न देने पड़ेंगे। आज भी वो बात आई है, बाकायदा कई उसमें आई है, और मोटे तौर पे ये निकल के आता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, पुलिस, सीबीआई जो भी कर रहे हैं, जो इन्होंने किए हैं, वो उनका मकसद होता है कि उनको ये करना है, उसके लिए फिर वो दाएं बाएं नियम ऊपर नीचे करके कर दो। सबसे आखिरी चीज होती है उसमें अभियुक्त के अधिकार, उसकी स्वतंत्रता। यहाँ तो ये है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, हमने जो सोचा बस वही चाहिए, उसी को ठीक करके गिरफ्तार करो, डाल दो। ये है मोटे तौर पे बात। तो उम्मीद करिए कि इन दिनों जो ये एक अलग किस्म का पुनरुत्थान चल रहा है, एक पुनरुत्थान तो वो है ना कल्चरल रेनेसां, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी और ये पार्टी विद द डिफरेंस वाले लोग कर रहे हैं, और एक ये जो दूसरी लड़ाई इस समय कानून के दरवाजे पे चल रही है, क्योंकि स्टेट वर्सेस सिटीजन के बीच में अधिकार है या जिम्मेदारी है सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करने की, वो है जुडिशरी, वो जुडिशरी है। तो जुडिशरी जो इस वक्त हायर लेवल पे कर रही है, अगर ये ठीक से मुकम्मल होके पहुंचे, अगर इस समय जागरूक होकर जनता थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। इसी विश्वास के साथ हमने आपको बताया कि आज जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी, 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वो हमने आपको सूचित की हैं। और भी जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से हुई हैं उनके बारे में लीगल ऑब्जर्वर आपको बताएगा, सूचित करेगा। बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।